अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मेरी तरफ से आप सबको सर वेलकम। बहुत खुशी हुई इस टाइम देख के। थैंक यू बेटे। कोई इतराज़ है तो आ जाए, उसके लिए मेरे पास इंजेक्शन तैयार है, हम लगा देंगे। ठीक है, चलें बच्चों, आज हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट चैप्टर। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम, पूरी सर आपका बाय पता नहीं चला, देखा आए ना लाइन पे, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ चीज़ हो। चलें सर, हाउ वाज यूर ईद? यस इट वाज गुड। जी बच्चों, अब हमारा जो है ना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला। ठीक है, अब उसमें हमने स्टार्ट करना है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सबको पता है कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स होती हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस। तो पहली जो है ना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ले बेटे, अब मैं पढ़ाना शुरू हो चुका हूँ। अब आपके ऊपर वही रूल अप्लाई होगा कि कमेंट नहीं करना और जो कमेंट करे उसका जवाब नहीं देना। ठीक है, एक तो कमेंट नहीं करना और अगर कोई कमेंट करे इररेलेवेंट तो उसका आपने जवाब नहीं देना। इट्स माय ऑर्डर। सो ऑर्डर इन द हाउस स्टूडेंट्स, सारे लोग खामोश हो जाएं। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर बच्चों आपको पता है न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और वो आपकी बॉडी को लिंक करते हैं आपस में। कोऑर्डिनेट मीन लिंक करते हैं, ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम के साथ। और याद रखें ये सेल को ऑर्गन्स के साथ लिंक करता है। कैसे करता है अभी हम देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, नर्वस कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर तीन मेजर जो है ना वो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। देयर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। नंबर वन, जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं, रिसेप्टर्स। नंबर टू, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन्स। नंबर तीन, जिनको हम इफेक्टर्स कहते हैं। होता क्या है, सबसे पहले आपके स्टिमुलस को रिसेप्टर डिटेक्ट करता है। रिसेप्टर डिटेक्ट मीन पहचानता है कि क्या स्टिमुलस आया है, उसके मुताबिक फिर ये एक सिग्नल भेजता है न्यूरॉन्स तक। ठीक है, और वो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं और लेके जाते हैं कोऑर्डिनेटर के पास। न्यूरॉन्स में तीन तरह के न्यूरॉन्स आएंगे। एक वो न्यूरॉन जो रिसेप्टर के साथ लगे हुए हैं, एक वो न्यूरॉन्स जो क्या नाम है कोऑर्डिनेटर के अंदर पड़े हुए हैं, और तीसरे वो जो उनको इफेक्टर तक लेके जाएंगे। तो हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेटर लिखना चाहिए। कोऑर्डिनेटर तक मैसेज जाएगा विया न्यूरॉन्स, विया न्यूरॉन। इस काम में भी न्यूरॉन इन्वॉल्व है और अगले काम में भी न्यूरॉन इन्वॉल्व है। जब वापस सिग्नल आएगा एक ऑर्डर जारी होगा इफेक्टर को कि भाईजान आप क्या करो, इस स्टिमुलस के अगेंस्ट ये वाला रिस्पॉन्स करो, इस एक्शन के अगेंस्ट ये वाला रिएक्शन करो। मसलन किसी गर्म चीज को टच करने से जो गर्माइश है, जो हीट है, वो स्टिमुलस है। आपकी स्किन रिसेप्टर है जिसने हीट को पहचाना, डिटेक्ट किया और फौरन से मैसेज भेजा आपके नर्वस सिस्टम तक। नर्वस सिस्टम आपका कोऑर्डिनेटर है। ये मैसेज किसके जरिए जाएगा? न्यूरॉन के जरिए। और कोऑर्डिनेटर देखेगा अच्छा गर्म चीज को टच किया है, गर्म चीज को टच करने से क्या करना चाहिए ये सोचेगा कौन? कोऑर्डिनेटर। ये फिर एक ऑर्डर नामा जारी करेगा, इफेक्टर को कहेगा कि आप रिस्पॉन्ड करें। इफेक्टर कौन हो सकता है? आमतौर पर इफेक्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, मसल्स या ग्लैंड्स। मसल्स या ग्लैंड्स। मसल्स तक मैसेज आएगा, ये जो बाजू के मसल्स है ना, बाइसेप और ट्राइसेप, कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं और बाजू पीछे खींच लें ताकि रिस्पॉन्स पैदा हो कॉन्ट्रैक्शन वाला और आपको ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है सर, मार्कर चेंज प्लीज। जी बेटे जी, जैसा आपका हुक्म, अभी कर लेते हैं। खैर ये एक आपको फ्लो समझाया है।
के काम होता कैसे है, मैकेनिज्म क्या है, आपके नर्वस कोऑर्डिनेशन में इंफॉर्मेशन के फ्लो का डायरेक्शन क्या है, फ्लो की डायरेक्शन क्या है या मैकेनिज्म क्या है। सो एक मिसाल के जरिए मैंने आपको समझाया है। अब हमने एक्सप्लेन करना है सबसे पहले बच्चों रिसेप्टर्स को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब आपको एक मजे की बात बताऊं, मार्कर लाइट नहीं होता, मेरा ना लिखने का अंदाज बहुत लाइट है, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। बच्चों रिसेप्टर्स की ना टाइप्स हैं, आप लोगों ने पढ़ी होंगी, अब आप लोग ही बता दें। अगर आप लोगों के रिसेप्टर्स मिसाल के तौर पर क्वेश्चंस की फॉर्म में इनको याद करते हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, तो बताओ ये कौन से रिसेप्टर्स हैं, जल्दी से बताओ। न्यू स्टूडेंट्स खामोशी से क्लास में आके बैठ जाया करें, किसी से सलाम दुआ करने की ज़रूरत नहीं होती, ये आदाब होते हैं मजलिस के। जब मजलिस ऑन गोइंग हो तो फिर ऐसा नहीं करते। हाँ जी बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स कौन से होंगे, ठीक है, स्मेल को और टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले भी कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। याद रखें रिसेप्टर्स जो है ना सेल भी हो सकता है, अकेला सेल भी हो सकता है, और न्यूरॉन की एंडिंग भी हो सकती है, और एक पूरा ऑर्गन भी हो सकता है। ये भी एमसीक्यू में आपने याद रखना है। इसी तरह अगर टच को, प्रेशर को डिटेक्ट करें तो वो कौन से होंगे, प्रेशर की डिटेक्शन के लिए कौन से होंगे बच्चों, जल्दी से बताओ, शाबाश, मैकेनो रिसेप्टर्स, वेरी गुड। इसी तरह लाइट की डिटेक्शन के लिए फोटो रिसेप्टर आंखों में लगे हैं, अल्लाह ताला ने लगाए हुए हैं, रॉड्स और कॉन्स। पेन की रिसेप्टर के लिए दर्द बड़ी होती है, ठीक है, वो नोजी रिसेप्टर्स होते हैं। उसके अलावा हीट की डिटेक्शन के लिए जो है ना वो फोटो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। लें जी, नेक्स्ट आपको जो समझाना है दैट इज मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन, मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन। बेटे जो आप फील करते हैं ना, ये जो कुछ भी आपको फील होता है इसको मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मुख्तलिफ फाइबर मुख्तलिफ किस्म की सेंसेशन को कैसे ट्रांसमिट करते हैं। आपको पता है ना, अभी मैंने बताया टेम्परेचर के लिए अलग, लाइट के लिए अलग, ठीक है, और पेन के लिए अलग, साउंड के लिए अलग, टच के लिए अलग। अब मुझे बताओ ये सारी जो सेंसेशंस हैं ये हमें अलग अलग फील होती हैं। हाउ, नोजी कौन से होते हैं, पेन वाले बेटे। हाउ, ये डिफरेंट कैसे होंगी, यानी सम टाइम आप देख रहे हैं, अगर रोशनी नहीं है तो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब नजर नहीं आ रहा आपको टच फिर भी फील हो रहा है। जब आप लोग अंधेरे में होते हैं ना तो ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, टच फिर भी फील हो रहा होता है। इसका मतलब ये है कि ये सारी सेंसेशंस की जो मोडेलिटीज है ना डिफरेंट है। जो कुछ हमें फील होता है वो मोडेलिटी है, ठीक है। चलें बेटे अब कमेंट्स ना करें, खामोश हो जाएं। अब मुझे बताओ, नहीं आपने तो नहीं बताना, मैंने बताना है। सोचो, आप लोग बस सोचो कि ये डिफरेंट कैसे है। तो याद रखें बच्चों, हर जो हमारा नर्व ट्रैक है, मीन जहां से सिग्नल जाता है नर्वस सिस्टम तक, वो पूरा जो रास्ता है ना वो स्टार्ट जहां से होता है वो भी स्पेसिफिक है, और जहां पहुंचता है वो भी स्पेसिफिक है। मसलन ये स्किन है ना, ये एक बंदा है, ठीक है, इस स्किन का ये पॉइंट है, ये पॉइंट स्पेसिफिक है रिसेप्टर के लिए, और जहां पे इसने एंड होना है ना, दिमाग के अंदर अगर ये एंड हो रहा है तो वहां भी इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है। तो बच्चों स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, क्या चीज है जी, स्पेसिफिक पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट भी स्पेसिफिक है और दिमाग के अंदर एंडिंग पॉइंट भी स्पेसिफिक है। इसी तरह अगर आप लोग कान की एग्जांपल लें, कान, ये कान लगा हुआ है,
कान के रिसेप्टर्स में से जो मैसेज जाएगा, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है इस रास्ते का, सिग्नल का, और हो सकता है इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे हो। सो नर्वस सिस्टम के अंदर स्पेसिफिक जगह होगी, यानी अल्लाह ने ना खाने बनाए हुए हैं कि दिमाग का ये हिस्सा सुनने के लिए, ये हिस्सा टच के लिए, ये हिस्सा प्रेशर के लिए, ये हिस्सा देखने के लिए, ये हिस्सा टेम्परेचर के लिए। सो स्पेसिफिक जगह हैं, स्पेसिफिक इलाके हैं जहाँ से ये चीज़ें डिटेक्ट भी होती हैं और जहाँ पे ये हिस्से टर्मिनेट भी होती हैं। मतलब अगर आँख का काम आप लोगों को पता है देखना है, लेकिन आपकी आँख उस वक़्त तक नहीं देख सकती जब तक आपकी आँख से सिग्नल दिमाग तक न चला जाए। सो स्टार्टिंग पॉइंट आँख है। अब आँख कैसे बनाए, समझे, आँख है, आँख के रेटिना से सिग्नल जाएगा दिमाग के उस हिस्से में जहाँ पे अल्लाह ने देखने वाला बॉक्स रखा हुआ है, जिसको हम विजुअल कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। डिफरेंशिएशन की पहली वजह, रास्ते अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट भी अलग है और मंजिल भी अलग है। जिस तरह हम लोग देखते हैं ना, रोड के ऊपर इतनी ज्यादा गाड़ियां चल रही होती हैं, ठीक है, अब वो जो गाड़ियां चल रही हैं, क्या कभी वो गाड़ियों ने आपस में ड्रामेबाजी की है? हर बंदा अपने अपने ट्रैक पे जा रहा है, अपने घर से निकला है ऑफिस जा रहा है, अपने घर से निकला है कॉलेज जा रहा है, अपने घर से निकला यूनिवर्सिटी जा रहा है, यानी हर बंदे का स्टार्टिंग पॉइंट उसका घर है और एंडिंग पॉइंट जहां वो टर्मिनेट हो रहा है वो उसकी कोई ना कोई मंजिल है। तो ये भी इसी तरह ही है। और याद रखें, हर रिसेप्टर, हर ऑर्गन उसी स्टिमुलस के लिए होगा, किसी और के लिए नहीं होगा। मसलन आप लोग बताओ, फोटो रिसेप्टर जो कि आंख में लगे हुए हैं, रॉड्स और कॉन्स रेटिना के अंदर, क्या ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे? यस और नो? क्या फोटो रिसेप्टर टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? जल्दी से बताओ बच्चों। हाँ जी, करेंगे? नहीं ना करेंगे। इसका मतलब ना सिर्फ रास्ते डिफरेंट हैं, स्पेसिफिक हैं, बल्कि रिसेप्टर्स भी क्या है, हर स्टिमुलस के लिए अलग अलग हैं। तो लिहाजा कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी। हर सेंसेशन की जो मोडेलिटी है वो दूसरे से डिफरेंट है, जो है वो दूसरे से डिफरेंट है। अब कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स के जो स्टिमुलाई होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। आपको पता है आपको भूख कब लगती है? भूख फील कब होती है? आपको पता है भूख कब लगती है? हम कहते हैं जी हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बेसिकली वो आपके स्टमक में मौजूद मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से, स्ट्रेच की वजह से या कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या होता है, आपको भूख फील होती है। अब क्वेश्चन ये है कि वो जो चूहे पेट में दौड़ रहे होते हैं, क्यों दौड़ते हैं? आपके स्टमक की दीवार में अल्लाह ने ऐसे रिसेप्टर्स रखे हुए हैं जो कि हंगर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। सो ये काम इंटरनली भी हो रहा होता है, ये काम इंटरनली भी हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरह स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ब्लड रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर में इन्वॉल्व होते हैं, वो अलग है। भूख का लगना एक अलग एग्जाम्पल है, ब्लड प्रेशर का एक अलग एग्जाम्पल है, ठीक है, वगैरह वगैरह। सो ये आपको दो एग्जाम्पल मैंने बताई कि कुछ ऐसे भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो कि इंटरनल ऑर्गन्स की कंडीशन को रिस्पॉन्ड करते हैं इंटरनली। बाकी चीज़ें तो बाहर से है ना, टेम्परेचर बाहर का डिटेक्ट करना है, लाइट बाहर की डिटेक्ट करनी है, प्रेशर बाहर से, टच बाहर से, लेकिन ये चीज़ें अंदर वाली चीज़ों को भी डिटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर के रिसेप्टर का नाम स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। पढ़ लिया करें बेटे, बुक पे भी ध्यान से लिखा होता है। अब आपको रिसेप्टर्स की थोड़ी थोड़ी मिसालें समझाते हैं। रिसेप्टर्स में अगर हम स्पेशल रेफरेंस लें स्किन का, स्किन का स्पेशल रेफरेंस लेते हैं तो स्किन में 3 तरह की नर्व एंडिंग्स होती हैं, 3 तरह की नर्व एंडिंग्स हैं।
पहली नर्व एंडिंग्स ऐसी होती हैं हमारी स्किन के अंदर, ठीक है, जो बाल होते हैं ना हमारे, जो स्किन में से बाल निकलते हैं, उन बालों की बेस पे लगी होती हैं, ठीक है, एट द बेस ऑफ हेयर, और हेयर एंड ऑर्गन्स वगैरह वहां पे ये लगे, यहां पे ये लगे होते हैं एट द बेस ऑफ हेयर, या हेयर ऑर्गन्स कह लें, वहां पे ये लगे होते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं जी आपके सामने, स्किन के स्ट्रक्चर की डायग्राम बनाते हैं। आप सबको पता है बच्चों, ये जो स्किन की बाहर वाली लेयर होती है, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद जो अंदर वाली चौड़ी लेयर होती है, उसको बच्चों हम खाली डर्मिस कहते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये स्किन बना रहा हूं बेटे आपकी, ठीक है, आपकी स्किन की लेयर है। ये एक बंदा है, इस बंदे की स्किन, ये इसका बाजू है सपोज, ठीक है, ये वाला हिस्सा मैंने जो है ना बड़ा करके दिखाया। ये ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस है और नीचे वाली लेयर जो है ना डर्मिस है। सारा कुछ जो है ना, बैटरी एंड हो गई है बेटे, 1 मिनट रुके, अभी बैटरी चेंज करते हैं, ठीक है, इधर ही रहिएगा, कहीं ना जाइएगा, ठीक है। चलें जी, हम वापस आ गए हैं। मैं ये कह रहा था कि ये ऊपर वाली एपिडर्मिस है और नीचे वाली जो है ना ये डर्मिस होती है। याद रखें, ये जो डर्मिस होती है ना, इसी के अंदर से बाल निकलते हैं। ये बाल है, ये एक हेयर है, ठीक है, ये यहां से जो है ना ये अराइज होता है, ये हेयर यहां से अराइज होता है। एपिडर्मिस के नीचे जो डर्मिस है ना, यहां पे इस तरह ना ऐसे आपको ना ये डिप्रेशंस जो है वो नजर आएंगी। चेक करें, डायग्राम में नजर आई, इस तरह की आपको जो है ना ये डिप्रेशंस नजर आएंगी। क्यों बच्चों, नजर आई कि नहीं आई? शाबाश, नजर आ गई होंगी। अब आपको बताते हैं कि जो आपकी नर्व आ रही है, यानी न्यूरॉन जो आ रहे हैं ना, जिन्होंने स्टिमुलस को डिटेक्ट करना है, जो रिसेप्टर्स हैं, समटाइम रिसेप्टर नर्व की अपनी एंडिंग भी होती है जो स्किन के अंदर मौजूद है। अब वो काम कैसे करेगी? समटाइम कुछ जो है ना वो रिसेप्टर हेयर की बेस पे लगे होते हैं, यहाँ पे लगे होते हैं। समटाइम कुछ रिसेप्टर यहाँ पे होते हैं, ठीक है जी, ये वाले रिसेप्टर्स होते हैं। और समटाइम कुछ रिसेप्टर इधर मौजूद होते हैं, ये देखें यहां मौजूद होते हैं, बल्कि इसको अलग कर लें, ठीक है, ये अलग है। समटाइम कुछ रिसेप्टर्स इधर से क्रॉस होके इसके अंदर इस तरह से जो है ना वो मौजूद होते हैं। ये फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। बच्चों, अब आपको 2 किस्म की नर्व एंडिंग्स नजर आ रही हैं। ये नर्व है जिसने सिग्नल ट्रांसफर करना है। क्या आपको नजर आ रहा है बच्चों, 2 तरह की नर्व एंडिंग्स हैं। एक वो नर्व एंडिंग है जो फ्री है, यानी उसका जो किनारा है ना वो बिल्कुल फ्री है, और एक वो नर्व एंडिंग है जिनके किनारे पे मैंने ये गोल सा कार्पसल बनाया, ठीक है। ये आपकी स्किन है, स्किन के बाहर वाली लेयर का नाम एपिडर्मिस है, अंदर वाली लेयर का नाम डर्मिस है। आपकी बॉडी की जो नर्व्स हैं वो स्किन के अंदर आ रही हैं। कुछ ऐसी नर्व्स हैं जो इस एरिया तक पहुंची हुई होती हैं, एपिडर्मिस के करीब। कुछ ऐसी नर्व्स होती हैं जो कहाँ पे पहुंची हुई हैं, डर्मिस के अंदर। और डर्मिस के अंदर वाली जो नर्व्स हैं, आपको उनके किनारे पे कार्पसल्स नजर आ रहे हैं। कार्पसल्स जो है वो नजर आ रहे हैं। बच्चों, इसमें ना 2 तरह के कार्पसल्स होते हैं। माइजनर कार्पसल्स, ऐसे कार्पसल्स को कहते हैं जो एनकैप्सुलेटेड नर्व्स एंडिंग्स होती हैं। एनकैप्सुलेटेड मीन जो नर्व एंडिंग्स जिनके एंड पे एक कैप्सूल लगा हुआ है, कार्पसल लगा हुआ है, ये पेपिला के अंदर मौजूद है। डर्मिस का ये वाला इलाका पेपिला कहलाता है। पेपिला, ये वाला जो इलाका है ना, ये सारा इलाका पेपिला कहलाता है। इस तरह के इलाके के अंदर जो कार्पसल मौजूद हैं उनको माइजनर कैप्सल कहते हैं। इनके स्पेलिंग में देख लूं, गलती से ना गलत ना लिखे जाए। माइजनर में डबल एन आएगा, नहीं डबल एस आएगा, ठीक है। माइजनर कार्पसल्स, ये वाली जो एंडिंग्स हैं बेटा, ये नर्व एंडिंग्स एनकैप्सुलेटेड है, मीन इनके किनारे पे कैप्सूल है। इन्होंने डिटेक्ट करना होता है किस चीज को? प्रेशर को।
एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स हैं, नर्व का किनारा है जो कि एनकैप्सुलेटेड है। ये प्रेशर वगैरह को जो है ना ये क्या क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। पैपिला में होते हैं और ये पैपिला से एक्सटेंड करके रिजिस एंड फरोस में भी आ जाते हैं। उसके अलावा जो पेकिनियन कार्पसेल्स होते हैं, ये देखें, ये हिस्सा पैपिला है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, हाईलाइट कर रहा हूं, ये हिस्सा बच्चों मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दीज आर द पैपिला, ठीक है। इन पैपिला के अंदर ये वाली नर्व एंडिंग एक्सटेंड हुई है, ये वाली नर्व एंडिंग सारी की सारी माइजनर कार्पसेल्स हैं। अब आपकी बुक में एक लिखा है कि ये इतनी स्किन के करीब है, इतनी करीब है कि आपकी जो फिंगर टिप्स पे रिजिस होती हैं, कभी आप लोगों ने रिजिस पे गौर किया? अगर मैं आप लोगों को रिजिस समझाऊं, ये मैं मार्कर की उंगलियों, मार्कर से अपने थंब को क्या कर रहा हूं, हाईलाइट, और ये फिंगर यहाँ पे नहीं लगा, चलें आप लगा के चेक करें। वो जो लाइनें यहाँ पे छपती है ना बेटे, वो फिंगर टिप की रिजिस होती हैं। ये देखें, ये रिजिस हैं, ये बारीक बारीक सी लाइनें हैं। इन रिजिस तक ये वाले कार्पसेल्स आए हुए हैं, मीन बहुत ज्यादा सरफेस के करीब हैं। देखें, बहुत ज्यादा सरफेस के करीब हैं ये वाले कार्पसेल्स। ये मैंने पहले प्रेशर कह दिया, ये टच के रिसेप्टर्स के लिए मौजूद होते हैं। टच आपको पता ना, हमें बहुत जल्दी फील हो जाता है, हल्का सा भी कोई टच करें, क्यों? क्योंकि टच के रिसेप्टर्स स्किन के सरफेस के बहुत करीब हैं, इवन रिजिस तक आए हुए हैं, इवन रिजिस तक आए हुए हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? ये टच के लिए है बेटे, प्रेशर के लिए नहीं है, ये टच के लिए है, टच के लिए है। उसके बाद नंबर 3 पे जो कार्पसेल्स होते हैं वो पैकिनियन कार्पसेल्स होते हैं। ये साइंसदानों के नाम पे नाम रखे हुए हैं, पैकिनियन कार्पसेल्स। बच्चों ये वाले पैकिनियन कार्पसेल्स हैं, पैसिनियन भी कहते हैं इनको, ये वाले जो थोड़े से डीप इन द बॉडी हैं। ये वाले जो कार्पसेल्स है ना, ये पैकिनियन है, बिकॉज ये स्किन के अंदर थोड़े से गहरे इलाके में है। दे आर प्रेजेंट डीप इन द बॉडी, डीप इन द बॉडी, एंड दे आर फॉर प्रेशर, दे आर फॉर प्रेशर। ये डीप इन द बॉडी है, यानी स्किन के अंदर डीप है। ये स्किन की सरफेस है बच्चों, स्किन की सरफेस के बिल्कुल अंदर डर्मिस है, डर्मिस के अंदर ये वाले जो डिप्रेशन है, ये इलाका पेपिला कहलाता है। इस इलाके तक जो नर्व एंडिंग्स आई हुई हैं, इनको हम माइजनर कार्पसेल्स कहते हैं, ये टच के लिए होती हैं। और अगर मजीद गहरे जाएं तो मजीद नर्व एंडिंग्स मिलेंगी, ये भी एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स हैं, और ये जो है ना किसके लिए हैं, ये प्रेशर के लिए मौजूद है। पैसिनियन कार्पसेल डीप प्रेशर स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, और ये आमतौर पर वाइब्रेशंस की जो सेंस होती है उसकी बेस भी होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है। ज्यादा एमसीक्यूज के तौर पर ये कॉन्सेप्ट समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपको एमसीक्यूज आने चाहिए। एमसीक्यूज क्या आएंगे बेटे? आपको एमसीक्यूज आएगा कि माइजनर कार्पसेल्स किसके लिए होते हैं, आप कहेंगे जी ये टच के लिए होते हैं। और पैकिनियन कार्पसेल्स किसके लिए होते हैं, आप कहेंगे जी ये प्रेशर के लिए होते हैं। लोकेशन का एमसीक्यूज आ सकता है कि माइजनर कार्पसेल्स कहाँ पे होते हैं बेटे, वो सरफेस के करीब होते हैं, इवन रिजिस तक आए हुए होते हैं, पेपिला में मौजूद है। और उसके अलावा जो पैकिनियन है वो डीप होते हैं, डीप होते हैं और प्रेशर के स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। चलें जी, कोई क्वेश्चन बच्चों यहां तक क्लियर हो गया ना मेरे ख्याल है। बाकी जो यहां पे लगी हुई नर्व एंडिंग्स हैं, ये वाली, ये फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, ठीक है, ये वाली फ्री नर्व एंडिंग्स हैं। जो फ्री नर्व एंडिंग्स होती है मेन, उनके किनारे पे किसी किस्म का कोई कैप्सूल नहीं है, ये पेन वगैरह के लिए होती हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स, ठीक है। एंडिंग जिसके किनारे पे कोई कैप्सूल ना हो वो फ्री होती है, और जिसके किनारे पे कैप्सूल होते हैं वो कैप्सुलेटेड या वो कार्पसेल कहलाती है, ठीक है। कार्पसेल, तो कार्पसेल 2 किस्म के हैं, जो बहुत ज़्यादा स्किन के करीब है बेटे, उसमें किसी भी किस्म का कोई कैप्सूल वगैरह मौजूद नहीं है। इसका मतलब आपको यह पता चला कि जो आपकी नर्व एंडिंग है वो 2 तरह की हो सकती है, फ्री भी और क्या नाम है एनकैप्सुलेटेड भी। अब आप रिसेप्टर वाली लाइन पढ़ें जाके,
रिसेप्टर में लिखा हो रिसेप्टर में बी अ सेल और अ न्यूरॉन एंडिंग और अ रिसेप्टर ऑर्गन। अब यहां पे पेन के लिए जो फ्री नर्व एंडिंग है ये पेन के लिए है। उसके अलावा जो माइजनर कैप्सल्स हैं वो टच के लिए हैं, ये भी नर्व एंडिंग है, ये भी नर्व एंडिंग है। सो पेन, टच और प्रेशर के लिए जो रिसेप्टर का काम कर रहे हैं ना वो कौन है? वो नर्व एंडिंग्स हैं। और कुछ ऐसे स्टिमुलाई होते हैं जिनको नर्व एंडिंग्स नहीं बल्कि सेल्स डिटेक्ट कर रहे होते हैं, सेल्स डिटेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको पूरा ऑर्गन डिटेक्ट कर रहा होता है। ओके, फॉर एग्जांपल लाइट का जो स्टिमुलस है वो कौन डिटेक्ट करता है? नर्व एंडिंग। अब आप लोगों से थोड़ी सी नर्व एंडिंग, सेल या ऑर्गन। हाँ जी, अब आपको पता चल गया कि नर्व एंडिंग पेन के लिए भी है जो कि फ्री होती है, और टच के लिए भी है जो कि कार्पसल्स की फॉर्म में है, प्रेशर के लिए भी है वो भी कार्पसल्स की फॉर्म में है। अब क्वेश्चन ये है कि सम टाइम सेल एज ए रिसेप्टर काम करता है। वहां पे कहीं पे एग्जांपल है आपके दिमाग में? मार्कल डिस्क, बेटे मार्कल डिस्क का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, सो आप भी ना छेड़े। बेटे किसी सेल की एग्जांपल दें जो रिसेप्टर के तौर पे काम करेगा। है कोई आपकी नजर में सेल? हाँ जी, फिलहाल तो मैंने आपको सिर्फ एंडिंग्स बताई हैं। एंडिंग्स फ्री भी हो सकती हैं और अनकैप्सुलेटेड भी हो सकती हैं। सेल, स्किन सेल है ना? करें बेटे, स्किन तो सेल नहीं है। नर्व एंडिंग का मैं लिख दूं, नर्व एंडिंग को किस किस काम के तौर पे यूज किया जाता है? फॉर पेन, फॉर टच, फॉर प्रेशर, फॉर हीट एंड फॉर कोल्ड। ये 5 स्टिमुलाई। और सर जब फूड आती है सेल की, बड सेल्स ऑन टंग, मैकेनो रिसेप्टर्स, टच के लिए भी पढ़े हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। माशाल्लाह। लें जी, मैं आपको आसान सी एग्जांपल दे देता हूं, रॉड्स और कॉन्स। अब मुझे बताओ रॉड्स और कॉन्स जो है ना ये कौन से टेम्परेचर कह रहा हूं, कौन से स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं? रॉड्स और कॉन्स। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, रॉड्स और कॉन्स कौन से स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं? शाबाश, लाइट को। तो वो किसकी एग्जांपल में आ गए? सेल्स की एग्जांपल में आ गए। ठीक है, रिसेप्टर्स के अंदर कुछ एमसीक्यूज आपने याद करने हैं कि आप लोगों को गर्मियों के बजाय ठंड ज्यादा क्यों लगती है? हाँ जी, गर्मियों के बजाय ठंड ज्यादा क्यों लगती है? कोई बताएगा? हाँ जी बच्चों, गर्मियों के बजाय ठंड ज्यादा क्यों लगती है? याद रखें बच्चों, जो क्योंकि कोल्ड रिसेप्टर ज्यादा होते हैं। जी बिल्कुल। कितने टाइम ज्यादा होते हैं? एमसीक्यूज, कोल्ड रिसेप्टर आर 10 टाइम्स ज्यादा देन हीट रिसेप्टर। और दर्द क्यों होता है सबसे ज्यादा? हैं जी, दर्द तो ठंड लगने से भी ज्यादा होता है। दर्द ज्यादा क्यों होता है? कोई बताएगा? हाँ जी, दर्द ज्यादा क्यों होता है? सर मुझे दोनों लगती हैं। बेटे आप फिर एक्सेप्शनल केस हैं। दर्द ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि दर्द के रिसेप्टर्स 27 टाइम ज्यादा हैं ठंड के रिसेप्टर से, रिसेप्टर ज्यादा हैं। ठीक है, लें जी। अब एक एमसीक्यूज याद करें। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, यानी आपकी जो स्टिमुलाई की इंटेंसिटी है जो रिसीव हो रहा है आपके दिमाग को या आपके स्पाइनल कॉर्ड को, वो डिपेंड 2 चीज़ों पे करता है। एक ये कि कितनी नर्व इम्पल्सिस जो है ना वो आ रही हैं, कितनी नर्व इम्पल्सिस आ रही हैं, रिपीटेड स्टिमुलाई कितने हैं। ठीक है, रिपीटेड स्टिमुलाई।
और नंबर 2 वो डिपेंड करता है कि अगर फाइबर ज्यादा है, मोर देन फाइबर्स, मोर फाइबर्स, ठीक है, या यूं कह लें फ्रीक्वेंसी, हाँ बिल्कुल इसको कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड करेगी इंटेंसिटी, स्पीड कह लें, रिपीट कह लें, और नंबर ऑफ फाइबर्स पे। इस तरह ये दो आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मीन रेपिटेशन ज्यादा होगी, रेपिटेशन ज्यादा होगी ना स्टिमुलस की, सेम फाइबर से। फाइबर्स आप लोगों को आसान लफ्जों में बताऊं, तारें, जिस तरह करंट की तारें होती है ना, जिस तरह करंट की तारें होती है ना, वो करंट ट्रांसफर करती हैं। इस तरह हमारी बॉडी में ये जो इम्पल्सिस हैं ये भी करंट की तरह होते हैं। हर जगह जब भी फाइबर का वर्ड आए, न्यूरॉन का वर्ड आए, आपने उसको क्या समझना है? धागे समझना है, तारें समझनी है जिससे करंट ट्रांसफर हो रहा है। सो तार के अंदर जितनी ज्यादा मर्तबा करंट ट्रांसफर होगा ना, उतना करंट का इंटेंसिटी लेवल ज्यादा होगा। या जितनी तारें ज्यादा होंगी, कभी तार देखी है आपने? समटाइम बिजली की तार में 3 तारें होती हैं, समटाइम 7 तारें होती हैं। 7 तारों वाली जो तार होती है ना, उसमें ज्यादा करंट ट्रेवल करता है। तो जितने फाइबर ज्यादा होंगे उतनी इंटेंसिटी का लेवल भी बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ जी बच्चों, इज इट क्लियर? चलें जी, अब न्यूरॉन स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। न्यूरॉन बड़े ध्यान से समझने हैं आपने, ठीक है? न्यूरॉन स्टार्ट करते हैं बच्चों। न्यूरॉन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये फाइबर्स की फॉर्म में होते हैं, धागों की फॉर्म में होते हैं, और ये नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट्स हैं, फंक्शनल यूनिट्स हैं, ठीक है? और याद रखें, नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स काम कर रहे होते हैं, समटाइम इनके हेल्पर भी होते हैं, न्यूरोग्लाइल सेल्स। न्यूरोग्लाइल सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स जिसको कहते हैं, वो इन न्यूरॉन्स की हेल्प करते हैं। दे आर द हेल्पर्स। प्रोटेक्शंस कर रहे होते हैं, खुराक दे रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल याद रखें। किसी को न्यूरोग्लियल सेल्स की एग्जांपल पता है? बता दूं? श्वान सेल्स। और जो आपने न्यूरॉन के ऊपर लगे श्वान सेल्स पढ़े हैं ना बच्चों, वो श्वान सेल्स न्यूरॉन का हिस्सा नहीं होते, वो न्यूरॉन के हेल्पर्स होते हैं जो न्यूरॉन्स को खुराक पहुंचा रहे होते हैं। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? 3 तरह के बच्चों न्यूरॉन्स होते हैं, तीनों बना के चेक करते हैं। सबसे पहले सेंसरी, उसके अलावा इंटर न्यूरॉन जिसको हम रैले न्यूरॉन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेटर न्यूरॉन भी कहते हैं, और तीसरा न्यूरॉन जो है ना वो मोटर न्यूरॉन होता है। पहले हम बना के चेक करते हैं इंटर न्यूरॉन, बल्कि सेंसरी न्यूरॉन बना के चेक करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? लें जी, चेक करें। सेंसरी न्यूरॉन बनाने के लिए आपको रिसेप्टर के साथ, रिसेप्टर सेल्स के साथ, ये रिसेप्टर सेल्स हैं, सपोज ये सेल्स हैं, ठीक है? इन सेल्स के साथ न्यूरॉन की एंडिंग अटैच होगी। न्यूरॉन की जो एंडिंग होती है ना बच्चों, एक्सॉन और डेंड्राइट की शक्ल में होती है। वो समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। ये न्यूरॉन है, अल्लाह भला करे, बल्कि पहले समझ लेते हैं फिर ये ड्रॉ। पहले जनरल सा एक न्यूरॉन समझ लें बच्चों। ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है। न्यूरॉन के 2 पार्ट्स हैं, सेल बॉडी और प्रोसेसेस। ये सेल बॉडी है। इसको पहचानने के लिए आपने देखना इसमें न्यूक्लियस है ही है, साइटोप्लाज्म है, बाकी के ऑर्गेनेल्स हैं, साथ इसके प्रोसेसेस हैं ये वाले। ये जो इनके प्रोसेसेस होते हैं ना बच्चों, ये वाले प्रोसेसेस, ये 2 किस्म के प्रोसेसेस हैं। 2 किस्म के धागे होते हैं जो न्यूरॉन की सेल बॉडी से निकलते हैं। एक वो धागे होते हैं जो न्यूरॉन से अवे जा रहे होते हैं, स्टिमुलाई को लेके, नर्व इम्पल्स को लेके, इनको एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन। और दूसरे वो होते हैं जो न्यूरॉन के करीब लेके आ रहे होते हैं। सबको पता है बेटा, ये मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इनको हम डेंड्राइट्स कह रहे होते हैं। लेकिन डेंड्राइट और डेंड्रॉन में फ़र्क है। डेंड्रॉन वर्सेस डेंड्राइट। बच्चों याद रखो, अगर किसी न्यूरॉन का एक ही ये वाला हिस्सा है जो इसके नर्व इम्पल्स को करीब लेके आ रहा है ना, वो डेंड्रॉन होगा। अगर ज्यादा है ना तो ये वाली टर्म इस्तेमाल होती है डेंड्राइट्स। उन ज्यादा में से अगर हमने एक को
अगर एक की बात करनी है तो डेंड्राइट यूज करेंगे, लेकिन अगर किसी का है ही एक, अगर किसी का है ही एक, तो हम उसको डेंड्रॉन का नाम लेंगे। ये सर हाउ मोटर न्यूरॉन सूट फॉर इट्स फंक्शन, बेटे ठहर जाए, पहले मुझे समझाने दें कि ये होते कैसे हैं। अब ये आपके सामने बच्चों रिसेप्टर्स हैं, किसी भी किस्म के रिसेप्टर्स हैं, ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे। और बच्चों जब ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इनके अंदर जो है ना क्या जाएगा, इनके अंदर स्टिमुलस चला जाएगा। अब ये स्टिमुलस को कैरी करेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे इंटरन्यूरॉन तक। इंटरन्यूरॉन तक जाने के लिए यहाँ पे एक सेल बॉडी आएगी इनकी, और फिर ये आगे जाएंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा बच्चों इंटरन्यूरॉन। ध्यान से आपने देखना, बड़ा ही प्यारा आपको मैं ये समझाने लगा हूँ, चेक कीजिएगा, ठीक है जी। अब ये जो आपका इंटरन्यूरॉन है, ये ऐसा होता है जैसा एक ट्री, जैसे क्या होता है एक ट्री, ठीक है। इसकी सेल बॉडी जो है ना, उसमें से ट्री लाइक जो है ना वो प्रोसेसेस निकल रहे होते हैं, ये ट्री लाइक होता है। ये बच्चों इंटरन्यूरॉन है। दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन। अब आपको मैं सारी चीजें बड़े प्यार से समझाने लगा हूं, ध्यान से देखें। सेंसरी न्यूरॉन से नर्व इंपल्स इंटरन्यूरॉन तक आएगी, इंटरन्यूरॉन तक आएगी, यानी जो आपके ब्रेन के अंदर फिट हुआ हुआ इंटरन्यूरॉन, ये इस इंपल्स को रिसीव करेगा, रिसीव करके उसको प्रोसेस करेगा, एक ऑर्डर जारी करेगा। अब वो जो ऑर्डर होगा ना बच्चों, वो आपके इफेक्टर तक जाएगा, ठीक है। इफेक्टर तक कैसे जाएगा, ये इफेक्टर तक जाने के लिए मोटर न्यूरॉन का इसने क्या लेना है, सहारा लेना है। ये मोटर न्यूरॉन है, और मोटर न्यूरॉन के साथ इसका ये कनेक्शन है, और यहाँ से मोटर न्यूरॉन फिर इफेक्टर तक चला जाएगा। यहाँ पे आपके इफेक्टर के सेल लगे होंगे। सपोज करें ये मसल है कोई, ये एक मसल है, मसल ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना आपने, जो मैंने आपको उस दिन समझा भी दिया था, ये मसल आपका, ये मसल के साथ जाके मोटर न्यूरॉन का जंक्शन बन जाएगा। ये यहाँ पे इसका जंक्शन बनेगा, ठीक है जी, ये इसका जंक्शन, और फिर ये है आपका जी मोटर न्यूरॉन। अब आप लोगों ने ध्यान से देखना, ये इफेक्टर है और यहाँ पे इफेक्टर आपका मसल है। टाइम देख लें, टाइम ना ज्यादा जो है वो ज्यादा हो जाए। ले चेक करें, ये डायग्राम बड़ी खूबसूरत है, आपको हमेशा काम आएगी, हमेशा काम आएगी बच्चों। अगर आप लोग इस डायग्राम को समझें, अगर रिसेप्टर ने किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट किया है तो वो सबसे पहले मैसेज को किस तार में भेजेगा, सेंसरी न्यूरॉन वाली तार में जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझें, सेंसरी न्यूरॉन का एक ही एक्सन और एक ही डेंड्रॉन होता है, और ये दोनों पार्ट्स एक्सन की तरह बिहेव करते हैं, ये देखें। और इसका जो प्रोसेस है उसके गिर्द श्वान सेल्स लगे हुए होते हैं, जिन श्वान सेल्स ने माइलन शीट क्या की होती है, माइलन शीट जो है ना वो सिक्रीट की हुई होती है। सो बच्चों इसकी दो ब्रांचेस हो गई, एक ब्रांच ऐसी है, इसको मैं हाईलाइट ना करूं तो ज्यादा बेहतर है। एक ब्रांच ऐसी है जो नर्व इंपल्स को रिसेप्टर से सेल बॉडी तक ला रही है, बच्चों इसकी सेल बॉडी है सेंसरी न्यूरॉन की, और दूसरी ब्रांच सेल बॉडी से नर्व इंपल्स को इंटर न्यूरॉन तक लेके जा रही है, कोऑर्डिनेटर तक लेके जा रही है। ये दो ब्रांचेस हैं। आपकी बुक में इसको ऐसे खड़ा करके बनाया हुआ होगा, मैंने लिटा के बनाया समझाने के लिए। यह नर्व इंपल्स की डायरेक्शन है, इसकी दोनों ब्रांचेस एक्सन की तरह ही होती हैं। सो सेंसरी एक्सन का आमतौर पर असली एक्सॉन नहीं होता, सॉरी एक्सली डेंड्रॉन नहीं होता। दोनों के ऊपर श्वान सेल्स लगे होते हैं, दोनों लुक लाइक एक्सॉन्स, लेकिन एक को हमें डेंड्रॉन कहना पड़ता है और दूसरे को हमें एक्सॉन डायरेक्शन की वजह से कहना होता है। लेकिन आमतौर पर सेंसरी न्यूरॉन का कोई भी ट्रू डेंड्रॉन नहीं होता, इट लैक्स ट्रू डेंड्रॉन, इसके पास कोई ट्रू डेंड्रॉन नहीं है, बिकॉज इसके दोनों प्रोसेसेस ऐसे लगता है जैसे ये किसके साथ हैं, जैसे ये एक्सॉन की तरह ही होते हैं। सो बच्चों ये तारें जो है ना ये ट्रांसफर हो रही हैं, ठीक है। अब इसको मैं इसी तरह यहां पे क्लियर करता हूं मजीद।
इसी डायग्राम को मजीद क्लियर करते हैं, इसी डायग्राम को थोड़ा एचडी में देखते हैं बच्चों। ये ब्रेन है, ठीक है, ये आपकी स्किन है, ये रिसेप्टर है और ये इफेक्टर है। सपोज ये कोई मसल है। अब आपने देखना है यहां से ये मैसेज जो है ना ब्रेन तक जा रहा है। चेक करें, ये पॉइंट है जो कि कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा है और यहां से ये मैसेज जा रहा है किस तक, ये आपको मैंने मॉडल डायग्राम बना के समझाई। ये वाला जो न्यूरॉन है जो स्किन से ब्रेन तक इंपल्स को ट्रांसफर कर रहा है, ये सेंसरी है। और ये वाला न्यूरॉन ये क्या है, मोटर है। और जो बीच में बैठा हुआ है जो रिसीव भी कर रहा है और सेंड भी कर रहा है वो इंटर न्यूरॉन है। अब इस डायग्राम को यहां पे अप्लाई करें, ये खोल के न्यूरॉन समझाया है। ये जो नर्व होती है बेटे, ये नर्व ऐसे नहीं बनती, इसमें कई धागे आते हैं। एक धागा, दूसरा धागा, तीसरा धागा। एक नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने के लिए कई धागे होते हैं। कई धागों की सेल बॉडीज एक जगह जमा हो जाती हैं, एक नहीं बल्कि कई सेल बॉडीज। तो जहां पे बच्चों सेल बॉडी जो है वो जमा होती है उसको हम गैंग्लियन कहते हैं और बाकी का हिस्सा इसका नर्व कहलाता है। इसी तरह इसकी सेल बॉडीज यहां पे जमा हो जाएंगी और बाकी की जो तारों का हिस्सा है वो नर्व कहलाएगा। सो इसकी दो ब्रांचेस बनेंगी, एक ब्रांच जो गैंग्लियन से पहले है और दूसरी ब्रांच जो गैंग्लियन के बाद में है। ये वाली ब्रांच नर्व इंपल्स को लेकर आ रही है टुवर्ड्स गैंग्लियन जहां पे सेल बॉडी मौजूद है। एक धागे की नहीं, सारी तारों की सेल बॉडीज इसी गैंग्लियन के अंदर हैं। उनकी लेंथ वाइज जो चीजें हैं ना वो सेम है, ठीक है। लें जी, इतनी बात क्लियर होगी। अब पहली ब्रांच जो मैंने आपको बताई है सेंसरी न्यूरॉन की, जो पहली जो शॉर्ट डिस्टेंस पे होती है फ्रॉम सेल बॉडी, ठीक है, पेरिफेरल कहते हैं, जो रिसेप्टर से लेके गैंग्लियन तक जाती है। और दूसरी सेंट्रल होती है जो गैंग्लियन से लेके ब्रेन तक जाती है, ठीक है। ये वाली जो इसको हम कहते हैं पेरिफेरल ब्रांच, यहां से यहां तक, ये थोड़ी करीब है, इसको यहां थोड़ा दूर कर दें, ठीक है। ये सेल बॉडी है, ये छोटी होती है पेरिफेरल, ये शॉर्ट ब्रांच है। पेरिफेरल ब्रांच शॉर्ट होती है और ये सारे लोग जो है वो मैसेज करें, पेरिफेरल ब्रांच स्टार्ट्स फ्रॉम रिसेप्टर टू गैंग्लियन। पेरिफेरल ब्रांच सेंसरी न्यूरॉन की रिसेप्टर से गैंग्लियन तक आती है। ये वाली जो है ना ये शॉर्ट है। और जो लंबी ब्रांच होती है बच्चों वो ब्रांच सेंट्रल ब्रांच कहलाती है। ये लंबी होती है, सेंट्रल ब्रांच होती है, ये लॉन्ग होती है और ये गैंग्लियन से फिर आपके ब्रेन तक जाती है, ये स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है जहां पे आपका इंटर न्यूरॉन है। यहां पे मैं आपको बताऊं तो ये पेरिफेरल है और ये जो है ना ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंट्रल ब्रांच है। स्किन से यानी रिसेप्टर से गैंग्लियन तक जो ब्रांच आ रही है वो पेरिफेरल है और गैंग्लियन से ब्रेन तक जो गैंग्लियन के अंदर सारे धागों की सेल बॉडीज पड़ी हुई हैं। यहां से एक नहीं कई धागे इकट्ठे बंडल की शक्ल में आ रहे हैं, कई धागे इकट्ठे बंडल की शक्ल में आ रहे हैं। अब इंटर न्यूरॉन्स को जब मैसेज मिलता है, इसके इतने ज्यादा ये प्रोसेसेस क्यों होते हैं, बिकॉज इसने कई रिसेप्टर से नर्व इंपल्सेस रिसीव करनी होती हैं, सो काफी ज्यादा होती हैं, ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन के जरिए ये मैसेज वापस जाएगा। मोटर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है वो बिल्कुल इंटर न्यूरॉन के करीब होती है। बाकी जो इसका पार्ट है एक्सॉन, जो अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी लेके जाएगा नर्व इंपल्स को, उसके ऊपर श्वान सेल्स लगे हुए हैं और ये श्वान सेल्स क्या करेंगे, ये प्रोटेक्शन करेंगे इसकी, क्योंकि ये माइलिन शीट सिक्रीट करते हैं और इनकी माइलिन शीट की वजह से न्यूरॉन का जो फाइबर होता है ना वो प्रोटेक्टेड होता है। अब ये नर्व इंपल्स कहां पहुंच गई है, इफेक्टर तक पहुंच गई है, ठीक है बच्चों। सो अगर आप लोगों ने इनकी पहचान याद करनी है तो सेंसरी का एक डेंड्रॉन, एक एक्सॉन, चेक करें, एक डेंड्रॉन एक एक्सॉन। हालांकि वो ट्रू डेंड्रॉन नहीं है, नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, एक्सॉन की तरह है बिकॉज उस पर श्वान सेल्स लगे हुए हैं, ठीक है। इंटर न्यूरॉन्स ट्री लाइक होता है, मैनी
डेंड्राइट्स, जहां पे ज्यादा यूज करेंगे वहां पे डेंड्रॉन्स नहीं बल्कि डेंड्राइट्स का वर्ड यूज करेंगे। उसके काफी ज्यादा डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सॉन होता है। मोटर न्यूरॉन का एक ही एक्सॉन होता है, ठीक है, सॉरी, एक ही एक्सॉन, और बल्कि ऊपर डेंड्राइट के बारे में लिख रहे हैं, मैनी डेंड्राइट्स और एक ही एक्सॉन। समटाइम इसके ज्यादा एक्सॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, कुछ बुक्स में मैंने पढ़ा था। सो ये आप लोगों को मैंने इनके एमसीक्यूज याद करवा दिए। सेंसरी एक एक्सॉन, एक डेंड्रॉन, इसके अलावा मोटर न्यूरॉन तो वैसे ही दरख्त जैसा है, सॉरी इंटर न्यूरॉन, ट्री लाइक अपीयरेंस है, ट्री लाइक अपीयरेंस है, इसको पहचानना हो कि ये इंटर है कि नहीं, रेले न्यूरॉन है कि नहीं, तो ये ट्री लाइक है, इसके काफी ज्यादा डेंड्राइट्स हैं। मोटर न्यूरॉन्स के अंदर भी काफी ज्यादा डेंड्राइट्स हैं, देखें यहां से भी आ रहा है, इधर से भी इधर, ये सारे डेंड्राइट्स हैं, लेकिन इसकी ट्री लाइक अपीयरेंस नहीं होती, इसकी ट्री लाइक अपीयरेंस नहीं होती, ठीक है बच्चों। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ, अब माइलन शीट प्रोटेक्शन करती है, इसकी वो लिपिड्स की बनी हुई होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी नर्व इंपल्स है वो जंप करती है, ये लिपिड्स तो ट्रांसफर करने नहीं देगी नर्व इंपल्स को, सो ये जंप करेगी, और इन जंपिंग करने वाली नर्व इंपल्स को सैल्टेटरी इंपल्स कहते हैं, और इन पॉइंट्स को नोड्स ऑफ रेनवीर कहते हैं, जहां पे माइलन शीट नहीं होती, जहां पे बच्चों माइलन शीट नहीं होती, ठीक है। बाकी याद रखें कि जो एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन के मेम्ब्रेन को एक्सोलीमा कहते हैं, एक्सोलीमा कहते हैं। सर समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बेटे? उस पॉइंट का नाम बताया करें मुझे, ठीक है, उस पॉइंट का नाम बताएं। आखिरी पॉइंट जो रह गया बच्चों वो इफेक्टर है। इफेक्टर हमेशा दो किस्म के होते हैं, मैंने पहले भी बता दिया, मसल्स और नंबर 2 ग्लैंड्स। मसल्स ने जब भी इफेक्टर बनना होता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और ग्लैंड्स ने जब भी इफेक्टर बनना होता है तो ये सिक्रीट करते हैं और इनका रिस्पॉन्स हो जाता है। कई एमसीक्यूज बच्चों मैंने आपको इसमें क्लियर करके दिए हैं, रिफ्लेक्स एक्शन भी मैंने आपको इसमें समझा ही दिया है। ये रास्ता जहां से नर्व इंपल्स आ जा रही है इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ये दोबारा कल समझा दूंगा, ठीक है। बाकी न्यूरॉन के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो कौन से हैं, वो आपने याद करने हैं। और याद रखें जो भी न्यूरॉन की एंडिंग होती है ना, एंडिंग, वो हमेशा ब्रांचिंग एंडिंग होती है। चेक करें, ब्रांचिंग एंडिंग है, फाइबर ब्रांच में तकसीम होता है। जहां भी मैंने बनाया ये ब्रांचेस बनाई हुई है, हमेशा जो फाइबर का एंड होता है ना न्यूरॉन का, वो ब्रांचेस में होता है। उसके अलावा जो ऑर्गेनेलीज हैं वो आपने याद करने हैं। ऑर्गेनेलीज एक्सन जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर होंगे, न्यूक्लियस होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और राइबोसोम होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी एपरेटस होगा, ये सारे सेल बॉडी में होंगे। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स होंगे जिनको नाइजल्स ग्रैन्यूल्स भी कहा जाता है। ये सारे ऑर्गेनेलीज हैं जो कि यहाँ रोल प्ले करेंगे। एक्सन की मेम्ब्रेन को एक्सोलीमा कहते हैं, एक्सोलीमा। एक्सन की जो मेम्ब्रेन है, ये सेल बॉडी की मेम्ब्रेन है, ये इसकी मेम्ब्रेन है एक्सोलीमा। एक्सोलीमा के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको एक्सोप्लाज्म कहेंगे। एक्सोप्लाज्म के अंदर कई आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा आपको, वहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको एक्सोप्लाज्म के अंदर मिलेंगी। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको मैंने बताए, सॉरी एमसीक्यूज बताए, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे कल। कोई अगर आप लोगों की क्यूरी हुई, मैंने बड़ी प्यारी आपको ये सारी बुक को अच्छी तरह रीड करना है न्यूरॉन्स के टॉपिक तक। इंशाल्लाह कोई सवाल हुआ तो कल के लेक्चर में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। जो डायग्राम्स थी मैंने आपको बना के दिखाई है, उनकी अपीयरेंस बताई है, उनका फ्लो बताया, फिर भी कोई लाइन रह गई एंट्री टेस्ट में होता ही है, वो आप मुझसे कल पूछ सकते हैं। तो कल तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे तो इस लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं आप लोग, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज।